ओके 111 कह रहे हैं अ बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम अ टावर कवर्ड 25 मीटर इन लास्ट सेकंड बिफोर हिटिंग द ग्राउंड, हाइट ऑफ टावर विल बी। ठीक है, देखो सवाल थोड़ा सा डिफरेंट है। एक बॉल हमारे पास ड्रॉप हुई, गिर गई, फेंकी गई, कुछ भी हुआ हमारे पास, ठीक है, वो गिरते 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 एक पॉइंट आएगा जब वो आके जमीन पे गिर जाएगी हमारे पास। लेट्स से मैं कहता हूँ भाई वो इस पॉइंट पे आके जमीन पे गिरी, तो उसको कुछ ना कुछ टाइम लगा होगा वो डिस्टेंस कवर करने में, जमीन तक गिरने में। हम ये कहते हैं वो जो डिस्टेंस इसने इस पूरे टाइम में कवर किया, अब ये पूरा टाइम कितना है ये भी नहीं पता मुझे, तो ठीक है मैं कह देता हूँ ये जो पूरा टाइम इसको लग रहा है यहाँ से यहाँ तक आने में, वो आपके पास हम लोग मान लेते हैं इसको लग रहे हैं भाई फॉर एग्जाम्पल टी सेकेंड्स। नहीं गिवन ना, क्या करूं, कोई ना कोई तो मुझे वेरिएबल यहाँ पे पुट करना पड़ जाएगा। मैं मान लेता हूं इसको नीचे गिरने में हमारे पास कितने लग रहे हैं, टी सेकंड्स। ठीक है, अच्छा अब इन्होंने सवाल में क्या बोला, सवाल बड़ा दिलचस्प है। कह रहे हैं अ बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम अ टावर, टावर से ड्रॉप कर दिया, फिर क्या हुआ, कवर किए उसने 25 मीटर इन द लास्ट सेकंड। ठीक है, दैट इज इन द लास्ट सेकंड। लास्ट सेकंड में वो क्या करती है, आपके पास 25 मीटर कवर कर ली थी। लास्ट सेकंड कौन सा सेकंड है सर, ये तो पता ही नहीं है, दूसरा भी हो सकता है, तीसरा भी हो सकता है, हमें क्या पता। अगर टोटल टाइम टी सेकंड्स है तो टी से एक सेकंड पहले कितना टाइम हुआ होगा हमारे पास, मान लेते हैं यहाँ पे हुआ होगा टी माइनस 1 सेकेंड्स। जाहिर सी बात है, अब टी नहीं पता तो ये लिखना पड़ेगा हम लोगों को वेरिएबल की फॉर्म में। अब ये कह रहे हैं कि आपके पास आखिरी सेकंड कौन सा, ये है सर आखिरी सेकंड, यहां से यहां तक का। इस सेकंड में जो उसने डिस्टेंस कवर किया है वो डिस्टेंस कितना है हमारे पास, 25 मीटर्स। ठीक है, तो उसने जो टोटल डिस्टेंस कवर किया यहां से लेके यहां तक, इस टोटल डिस्टेंस को हम क्या कह सकते हैं, इस टोटल डिस्टेंस को हम कह सकते हैं सिंपली एस टी, यानी कि दैट इज द डिस्टेंस दैट इज कवर्ड इन टी टाइम। और ये वाला जो टाइम डिस्टेंस है आपके पास, ये डिस्टेंस क्या कंसिडर किया जाएगा फिर आपके पास, एस टी माइनस 1, जो कि 1 सेकंड पहले तक कवर हो चुका था। तो मैथमेटिकली अगर मैं देखूं इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो बराबर आ रहा है हमारे पास 25 मीटर्स के। आओ जरा इसको सॉल्व करते हैं। अकॉर्डिंग टू इक्वेशन एस टी माइनस 1 बराबर आ रहा है हमारे पास किसके, 25 मीटर्स के। ठीक हो गया। अब एस की जगह उसका फॉर्मूला इंसर्ट करते हैं, दैट इज वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है भाई, ये आ गया हमारे पास, और माइनस अगला फिर से पुट करते हैं इसकी जगह वी आई टी, बस फर्क ये आएगा अब जो टी पुट करा जाएगा वो हो जाएगा टी माइनस 1 प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और टी की जगह आ जाएगा हमारे पास टी माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है जी, ये सब किसके बराबर है हमारे पास, ये सब बराबर है आपके पास ले दे के 25 मीटर्स के। अच्छा, इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लेते हैं अपने पास, साफ सुथरा, खूबसूरती मैटर्स अ लॉट। अच्छा जी, अब यहाँ पे आओ जरा वैल्यूज देख लेते हैं कितनी गिवन है जो पुट कर सकते हैं हम लोग। क्योंकि वी आई 0 है तो 0 मल्टीप्लाई बाय एनीथिंग तो 0 हो जाएगा, तो मुझे इन दोनों फैक्टर्स का तो कोई काम ही नहीं है। यहाँ से बच जाएगा हाफ। ठीक है भाई, यहाँ से हमारे पास क्या बच जाएगा, सिंपली अगर हम बात करते हैं हाफ, एक्सेलरेशन आ जाएगी हमारे पास 9.8। ठीक है, आगे आ गया हमारे पास टी स्क्वायर, यहां से क्या बच जाएगा हमारे पास, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, ये फैक्टर तो 0 हो चुका है, यहां से बच जाएगा फिर आपके पास हाफ, एक्सेलरेशन की जगह आ जाएगा 9.8, और आगे लिखा हुआ बनेगा हमारे पास टी माइनस 1 का होल स्क्वायर। ये बराबर आ रहा है सब कुछ किसके, 25 के। आओ जरा इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। ये बन जाएगा 4.9 टी स्क्वायर माइनस 9.8 के 2 से डिवाइड कर दो 4.9, और यहां लग जाएगा a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला जो कि ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये सब किसके बराबर चल रहा है हमारे पास, 25 के। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप जो अब हमारे पास आएगा, उस नेक्स्ट स्टेप में हम लोगों ने क्या करना है, हम लोग सिंपली 4.9 को कॉमन निकाल लेते हैं। कॉमन निकाल लेंगे तो यहाँ से आपके पास बच जाएगा टी स्क्वायर, यहाँ से बचे माइनस और पूरा ब्रैकेट, माइनस इस ब्रैकेट को ओपन कर लो, माइनस टी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2t माइनस प्लस माइनस 1। ठीक है जी, और यहाँ पे आ गया 25। ये 4.9 दूसरी तरफ जाके हमारे पास डिवाइड हो जाएगा, और साथ ही साथ टी स्क्वायर से टी स्क्वायर हमारे पास कैंसिल भी हो जाएगा। जब 4.9 वहां पे जाके डिवाइड हो जाता है तो यहाँ बच जाता है 2t माइनस 1 इज इक्वल टू 25। ठीक है, अब सॉरी 25 डिवाइडेड बाय 4.9, 25 को 4.9 से डिवाइड कर दो तो आंसर हमारे पास तकरीबन आ जाता है 5.1, और ये जो 1 माइनस हो रहा था वो दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा आपके पास प्लस। तो इसी तरीके से t की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास 6.1 डिवाइडेड बाय 2, जिसकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि टाइम का जो आंसर निकल के हमारे पास आ गया वो आ गया हमारे पास 3.05 मीटर्स। लेकिन सर इतनी लंबी आपने करी, आपने तो सिर्फ टाइम निकाल के दे दी हम लोगों को, टाइम निकालने के लिए थोड़ी हम लोगों से कहा गया था सवाल में। हमसे तो सवाल में पूछा गया, हमसे सवाल में पूछा हाइट ऑफ द टावर विल बी,
टावर की हाइट बताओ कितनी होने वाली है। तो टावर की हाइट के लिए तो सर आपने कोई काम नहीं किया। देखिए गौर से देखते हैं टावर की हाइट एक्चुअली है क्या। टावर के बारे में तो कोई और चीज इंफॉर्मेशन हमें गिवन भी नहीं है। हाँ, बॉल के बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन गिवन है। अब आपसे ही कह रहे हैं कि अगर टावर की हाइट निकालनी है तो बॉल के साथ रिलेट करके तो देखो, बॉल ने आपके पास जो ड्रॉप हुई है वो टावर के टॉप से ड्रॉप हुई, गई कहां तक, टावर के बिल्कुल एंड तक जहां पे जमीन आ गई हमारे पास। तो यहां से यहां तक बॉल ने जो फासला कवर किया एक्चुअली यही तो हाइट है टावर की। ठीक है, तो अगर आपने हाइट निकालनी है टावर की तो आप सिंपली क्या करोगे, बॉल ने जो टोटल डिस्टेंस कवर किया है वो फाइंड आउट कर लो। बॉल का टोटल डिस्टेंस निकालने के लिए जो फॉर्मूला लगेगा वो हो जाएगा वी आई टी। वी आई और टी हमारे पास कितना निकल के आ चुका है 3.05। सॉरी, एक छोटी चीज सही कर लेते हैं, इसमें मैंने यहाँ पे मीटर लिख दिया गलती से, दैट इज एक्चुअली 3.05 सेकेंड्स। ठीक है, तो 3.05 सेकेंड से मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस आपके पास आ गया हाफ एसेलरेशन। एसेलरेशन कितनी है हमारे पास 9.8। ठीक है जी, और टाइम जो हमारे पास यहाँ पे निकालना है हम लोगों ने वो है हमारे पास 3.05 का स्क्वायर। अब कैनेडी के बच्चे हो तो डायरेक्टली कैलकुलेटर्स उठाओ, उसमें वैल्यूज पुट कर लो और चेक कर लो कितना आंसर आ रहा है आपके पास। ठीक है, तो इसका जो आंसर हमारे पास निकल के आ रहा है वो आ रहा है 45.5, जिसको अगर हम राउंड ऑफ करके या नियरेस्ट आंसर अपने ऑप्शंस में जाएं तो वो आपके पास निकल के आ जाता है 45 मीटर्स। ठीक है, so therefore the correct option among these options will be C, 45 meters. Moving on to the next question. Question 112. A body is falling freely under gravity. Falling freely under gravity का मतलब कि वो जो भी बॉडी है वो स्टार्ट कर रही है एक ऐसी स्पीड से जो कि है जीरो, क्योंकि उसने फ्रीली ग्रेविटी के अंडर मूव करना है। तो इसका मतलब या तो वो हमारे हाथ से छूट गई है या ड्रॉप कर दिया हमने उसको सिंपली। ठीक है, उसको नीचे कौन लेकर आ रहा है, उसको नीचे कौन एक्सेलरेट कर रहा है, ग्रेविटी। तो एक्सेलरेशन बराबर हो जाएगी पॉजिटिव जी के। पूछ क्या रहे हैं, हाउ मच डिस्टेंस इट फॉल्स ड्यूरिंग एन इंटरवल ऑफ टाइम बिटवीन फर्स्ट एंड सेकेंड सेकेंड्स। मान लेते हैं हमारी बॉल एक सेकंड में यहां से यहां तक मूव करके गई। ठीक है, एक सेकंड में यहां से यहां तक मूव करके गई। 2 सेकंड्स में मान लेते हैं हमारी बॉल यहां तक पहुंच गई। ठीक है, 2 सेकंड्स के डिस्टेंस को हम कह देते हैं S2। हमारी बॉल यहां तक पहुंच गई। पूछ क्या रहे हैं, इस दूसरे और पहले के दरमियान का जो इंटरवल है ये वाला, ये निकाल के दिखाओ। यानी कि हमने एक्चुअली क्या निकाल के दिखाना है इनको, S2 माइनस S1। कैसे निकालेंगे, S2 की जगह एक फॉर्मूला पुट कर देते हैं VIT प्लस हाफ AT स्क्वायर। बस ख्याल क्या रखना है, इस पूरे फॉर्मूले में T की जगह आप क्या पुट कर रहे होगे 2, माइनस S1 की जगह भी एक फॉर्मूला पुट कर देते हैं VIT सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन कितना ही VIT प्लस हाफ AT स्क्वायर। ठीक है, बस ख्याल क्या रखना है, इस पूरे ब्रैकेट में T की जगह हम क्या पुट कर रहे होंगे 1। आओ जरा वैल्यूज पुट करते हैं। VI है 0, 0 मल्टीप्लाई बाय एनीथिंग इज 0। टाइम की जगह क्या पुट करना है आपने 2 प्लस 1/2। एक्सेलरेशन हमारे पास है 9.8, टाइम की जगह आपने पुट कर दिया 2 और 2 का भी स्क्वायर, माइनस माइनस हो रहा है अगला ब्रैकेट। अगला ब्रैकेट क्या कह रहा है भाई कि आपने टाइम की जगह पुट करनी है वैल्यू 0। तो VI की वैल्यू हमारे पास, सॉरी टाइम की जगह पुट करनी है वैल्यू 1। VI हो गया 0, टाइम आ गया 1 प्लस हाफ एक्सेलरेशन इज अगेन 9.8। ठीक है, और टाइम हमारे पास अब यहाँ पे क्या लिया जाएगा 1 का स्क्वायर। आओ जरा इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। इक्वेशन क्या बची है हमारे पास, एक 2 से, एक 2 क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारे पास कैंसिल। 9.8 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, दैट इज इक्वल टू 19.6 माइनस इस ब्रैकेट में ये तो 0 1 खत्म हो गया। 9.8 को 2 से डिवाइड करना है मुझे सिर्फ और सिर्फ, और इन दोनों को डिवाइड करने से जो हमारे पास आंसर आता है वो है हमारे पास 4.9। तो बस अब आप इन दोनों को माइनस कर दें। तो जैसे ही हम लोग 19.6 में से 4.9 को माइनस करते हैं तो जो आंसर हमारे पास निकल के आता है दैट इज 14.7 मीटर्स। अब चूंकि ऑप्शन जब मैं देखने जा रहा हूं तो मुझे 14.7 मीटर्स तो कहीं पे भी नजर नहीं आ रहा, तो फिर इसको राउंड ऑफ करके देख लेते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या बन जाता है फिर आपके पास ऑप्शन सी, व्हिच इज 15 मीटर्स। अच्छा जी, सवाल हमसे कह रहा है अ रेन ड्रॉप कंटिन्यूज टू फॉल विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी व्हेन। एक रेन ड्रॉप है, चलो थोड़ा सा पहले सवाल समझते हैं। मान लेते हैं कि बादल से हमारे पास बारिश होना शुरू हुई, तो रेन ड्रॉप जब बादल से निकला होगा उस वक्त तो उसकी इनिशियल स्पीड कितनी होगी हमारे पास 0, क्योंकि उस वक्त तो वो ड्रॉप हुआ है, वहां से छोड़ा गया आपके पास। हाँ, नीचे गिरते 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 आहिस्ता आहिस्ता उसकी स्पीड क्या होने लग जाएगी, बढ़ने लग जाएगी। लेकिन उसकी स्पीड को बढ़ने से एक ही फैक्टर साथ साथ रोक भी रहा होगा, जो कि वहीं पे हवा की वजह से हमारे पास क्रिएट हो रहा है, और वो आपके पास क्या होगा, देखो ये जो रेन ड्रॉप है इसको जो नीचे गिरा रही है फोर्स वो तो इसका वेट है। ठीक है,
और ऊपर इसको रोकने के लिए हमारे पास दो चीजें यहाँ पे काउंटर कर रही होती हैं, जिसको हम लोग कहते हैं एयर रेजिस्टेंस और अप थ्रस्ट बाय द एयर। ठीक है, तो अब आपके पास यहाँ पे तीन फोर्सेस हैं, दो अपवर्ड हैं और एक डाउनवर्ड है। अब होता क्या है कि आहिस्ता आहिस्ता आपके पास जब ये रेन ड्रॉप नीचे गिरना स्टार्ट होता है तो उस पे लगने वाली एयर रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ने लगती है। एक पॉइंट ऐसा आता है कि जहां पे ये एयर रेजिस्टेंस और अपथ्रस्ट का जो सम है ये किसके बराबर हो जाता है, हमारे पास वेट के। जब ये दोनों बराबर हो जाएंगे तो ऐसे केस में जो टोटल फोर्स है वो किसके बराबर हो जाएगी, हमारे पास जीरो के। टोटल फोर्स अगर जीरो हो गई तो इसका मतलब एम ए जीरो हो गया, ए जीरो हो गया, इसका मतलब आपके पास सिंपली जो वेलोसिटी है बॉडी की या जो स्पीड है बॉडी की वो क्या हो जाएगी, कांस्टेंट। तो स्पीड या वेलोसिटी कांस्टेंट कब होती है, जब एक्सेलरेशन हमारे पास कितनी हो जाती है, जीरो। ठीक है, या फिर एक्सेलरेशन जीरो कब होती है, जब स्पीड या वेलोसिटी कांस्टेंट होती है। और ये सब कुछ कब पॉसिबल है, जब टोटल फोर्स जीरो हो जाएगी। और टोटल फोर्स का जीरो होना कब पॉसिबल है, कि जब अपथ्रस्ट और एयर रेजिस्टेंस का जो सम है वो कौन बैलेंस करेगा, हमारे पास वेट बैलेंस कर देगा। तभी जाके कंडीशन क्या बनती है कि स्पीड या वेलोसिटी क्या हो जाएगी आपके पास, कांस्टेंट। तो इनको बैलेंस करने के लिए हमारे पास जो ऑप्शन बन जाता है करेक्ट, दैट इज ऑप्शन बी। बाकी सब में इसके अलावा चीजें लिखी हुई हैं। ओके, कह रहे हैं व्हेन अ बॉडी इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स इट इज अ केस ऑफ। ठीक है, कैसा केस है, वर्टिकली बिल्कुल सीधा सीधा ऊपर फेंका आपने, कैसा केस है, फ्री फॉल मोशन। नहीं, फ्री फॉल मोशन में हम ड्रॉप करते हैं चीजों को, ऑप्शन गया। प्रोजेक्टाइल मोशन, नहीं, प्रोजेक्टाइल मोशन में हम लोग 0 से 90 के दरमियान एक एंगल के दे के लॉन्च करते हैं बॉडी को, तो ये भी नहीं हो सकता। वर्टिकली अपवर्ड्स, यस इट इज अंडर ग्रेविटी मोशन, बिकॉज यहाँ पे ग्रेविटी इन्फ्लुएंस करेगी इसकी मोशन को, रोकेगी भी वही और नीचे लेकर भी वही आएगी आपके पास। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज मोशन अंडर ग्रेविटी और अंडर ग्रेविटी मोशन। 115, सबसे पहले तो टॉपिक पहचानते हैं। सवाल के टॉपिक क्या आपके पास, सवाल में कह रहे हैं फाइंड द वेक्टर which is perpendicular to each vector a is equal to I plus 2j plus k। a की भी perpendicular हो वो वेक्टर, सही है, and b is equal to I minus 3j plus 2k, इसके भी perpendicular हो ये वेक्टर। और आगे क्या लिखा हुआ है, हैज अ मैग्नीट्यूड ऑफ 5 यूनिट। बड़ी बड़ी प्रॉपर्टीज है भाई इसकी यार, ये इन दोनों के परपेंडिकुलर वेक्टर चाहिए हमें एक तो, और उसका मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए, 5 यूनिट। तो आओ थोड़ा सा ना दिमाग चला के काम करते हैं। हमें यहाँ पे जो आसान काम है वो है मैग्नीट्यूड वाला। अगर मुझे इन्होंने बता दिया भाई मुझे आंसर जो भी है उसका मैग्नीट्यूड 5 होना चाहिए, तो भाई जितने ऑप्शंस गिवन है उनका मैग्नीट्यूड ढूंढ लो, जिसका मैग्नीट्यूड 5 बन गया वो आपका आंसर है, और इसका मैग्नीट्यूड निकालते हैं। मैग्नीट्यूड निकालने का फॉर्मूला क्या होता है आपके पास, आप डायरेक्टली एक्स कॉम्पोनेंट का स्क्वायर करते हो जो कि आई का कॉम्पोनेंट है 1, कोफिशिएंट सॉरी, वाई कोफिशिएंट जो है हमारे पास वो है 3 और जेड कोफिशिएंट क्या है 1। तो सर ये आंसर तो हो गया √11, नहीं ये तो 5 के बराबर है ही नहीं। बी ऑप्शन देखते हैं, बी ऑप्शन में क्या है, 2 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर, तो ये भी हमारे पास सर हो जाएगा 4 + 1 √5 हो जाएगा। हमें सिर्फ क्या चाहिए, 5 यूनिट्स। ठीक है, इस चीज का ख्याल रखें, हमें सिर्फ क्या चाहिए, 5, √5 नहीं चाहिए हम लोगों को। सही है, तो ऑप्शन ए और बी दोनों हमारे काम के नहीं है, क्या पता सी हो। सी देखते हैं, सी में क्या कह रहे हैं, पहले का 1, दूसरे का भी 1 का स्क्वायर, तीसरे में भी कौन है 1 का स्क्वायर, एक हो गया √3। नहीं सर ये भी किसी काम का नहीं है, तो ये ऑप्शन भी गया। तो इसका मतलब क्लियरली हमारे पास क्या हो गया, नन ऑफ दीज। तो कभी कभार आपके पास दूसरी इजी अप्रोच सॉल्व करने की हमारे पास ये भी बन जाती है कि भाई जो गिवन है या जो आंसर है उससे गिवन की तरफ हम लोग चले जाएं, तो तभी हमें आसान पड़ जाता है सवाल को सॉल्व करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं ए की वैल्यू ये है, बी की वैल्यू ये है, ए क्रॉस बी निकाल के दिखाओ। तो देखो एक सिंपल सी चीज याद रखना, ए फॉर एग्जाम्पल एक ऐसी, मैं अपनी मर्जी से कोई वैल्यूज ले लेता हूँ भाई, ए एक वेक्टर है जिसकी वैल्यू है 2i - 3j प्लस का 4k। ठीक है, और एक और वेक्टर इसके साथ साथ b, उसकी वैल्यूज हैं लेट्स से हमारे पास i प्लस का j प्लस का k। मैंने रैंडमली अपनी मर्जी से वैल्यू सेलेक्ट कर ली। अगर कोई कहता है इनका क्रॉस प्रोडक्ट निकालो, तो दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट निकालने का मेथड हमारे पास होता है मैट्रिक्स मेथड बेटा। पहली रो में आप लिख देते हैं i j k जो कि यूनिट वेक्टर्स हैं, दूसरी रो में आप कोफिशिएंट्स लिखते हो पहले वेक्टर के। पहला वेक्टर कौन है, a के कोफिशिएंट, i के नीचे i वाला कोफिशिएंट आ जाएगा 2। ठीक है जी, i के नीचे हमारे पास i वाला कोफिशिएंट आ गया दैट इज 2, j के नीचे j वाला कोफिशिएंट दैट इज -3 और k के नीचे k वाला कोफिशिएंट दैट इज 4। इसी तरह से b के वैल्यूज लिख दो 1 1 और 1। फिर इस मैट्रिक्स को हम सॉल्व करते हैं और आंसर निकाल लेते हैं। लेकिन अब अगर हम सवाल की तरफ जाते हैं तो सवाल हमसे क्या कह रहा है, सवाल के अकॉर्डिंग a वेक्टर जो है वो किसके बराबर है, a i
और बी वेक्टर सिर्फ किसके बराबर है हमारे पास, बी जे। अब निकाल के दिखाओ भाई ए क्रॉस बी। अब कैसे निकालेंगे ए क्रॉस बी? अब ए क्रॉस बी निकालने का मेथड तो वही है सर। पहली रो में कौन आ गया हमारे पास, आई जे के। दूसरी रो में कौन आएगा हमारे पास, आई के नीचे आई वाला कॉम्पोनेंट दैट इज ए। जे भी नहीं है सर, के भी नहीं है सर। अच्छा बी वेक्टर को लिखो, आई कॉम्पोनेंट नहीं है बी में, सिर्फ जे कॉम्पोनेंट है, तो बाकी सब 0 0 पड़ गया हमारे पास। अब इस तरह के मैट्रिक्स को सॉल्व करना तो बहुत ही आसान है आपके पास। आपने सिंपली क्या करना है, अच्छा जी आए इस मैट्रिक्स को ओपन करते हैं। मैट्रिक्स को ओपन करने का तरीका आपके पास बहुत सिंपल सा है। पहले आपने आई को पकड़ा, आई का कॉलम खा गया, आई की रो खा गया, पीछे जो चीजें बचेंगी वो लिख दो। यहाँ से बचेगा 0 B 0 0। सिमिलरली आपने जे को पकड़ा, माइनस साइन के साथ लिख दिया, जे के भी कॉलम खा गए, रो खा गए, बचा हमारे पास A 0 0 0। देन के के साथ भी यही काम किया आपने, और के के साथ हमारे पास जब हम लोगों ने ये किया तो यहाँ बच जाता है हमारे पास A 0 0 B। अब उनको जरा थोड़ा सा फर्दर सॉल्व करें। 0 0 से 0, 0 B से 0, पूरा आई का कोफिशिएंट ही 0 हो गया। सिमिलरली A 0 से 0, 0 0 से 0, जब हम डायरेक्टनेस को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो पूरे जे का कोफिशिएंट भी 0 हो गया। और के के साथ जब हम आते हैं तो यहाँ पे ए बी मल्टीप्लाई हुए -0, सिर्फ ही बच रहा और कुछ भी नहीं बच रहा। तो यहाँ पे बच गया हमारे पास ए बी विद द यूनिट वेक्टर के। अब अगर आप देखें तो यहाँ पे आपका जो ऑप्शन है वो हो जाएगा 116 का ऑप्शन बी। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, can I find the value of p for which vectors a and b are perpendicular to each other? a वेक्टर के अंदर इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक अल्फाबेट एक कोफिशिएंट खा गया, उस कोफिशिएंट को छुपा दिया और कह रहे हैं कि भाई आप अब बताओ कि अब ये p की वैल्यू क्या है। हाँ कंडीशन दी है, कंडीशन क्या है, ये दोनों एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर है। तो देखो जब भी इस तरह के कोई मिसिंग क्वेश्चन आ जाए, कोई मिसिंग कोफिशिएंट आ जाए दो वेक्टर्स के दरमियान और कंडीशन दे दी जाए कि वो परपेंडिकुलर है, तो आपने यहां पे यूज करनी है स्केलर प्रोडक्ट की एक प्रॉपर्टी। और वो प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है देखिएगा, वो स्केलर प्रोडक्ट की जो प्रॉपर्टी आप यहां पे यूज करेंगे वो ये है कि जब भी दो परपेंडिकुलर वेक्टर्स का स्केलर प्रोडक्ट निकाला जाता है, जब भी दो परपेंडिकुलर वेक्टर्स का स्केलर प्रोडक्ट निकाला जाता है तो वो आता है हमारे पास 0। तो यहां पे भी यही कुछ गिवन है कि दोनों वेक्टर्स परपेंडिकुलर हैं, तो परपेंडिकुलर वेक्टर्स का तो सर आपके पास जो डॉट प्रोडक्ट है वो तो 0 आता है, ठीक है। और डॉट प्रोडक्ट निकाल लेते हैं इनका, फिर ये हो जाएगा i प्लस bj प्लस 3k। इसका डॉट किसके साथ हो रहा है हमारे पास, b के साथ। एंड विच इज b वेक्टर, 3i प्लस 3j माइनस का 4k, ठीक है। ये सब बराबर है आपके पास किसके, 0 के। और इनको जरा थोड़ा सा मल्टीप्लाई कर लेते हैं। डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालते हो, i वाले को i से मल्टीप्लाई कर दो, सिर्फ कोफिशिएंट्स को 3 1 3, फिर p को j को j से, ये हो जाएगा प्लस 3 p 3p, और k को k से प्लस माइनस माइनस, एंड 3 4 विल बी 12। ये हो गया आपके पास 0। 12 वहां जाके बन जाएगा प्लस का, ठीक है, बल्कि 3 - 12 बनता है -9। -9 जब वहां जाता है तो वो बन जाता है +9, ठीक है। सिर्फ p की वैल्यू चाहिए, 9 डिवाइडेड बाई 3, तो 9 डिवाइडेड बाई 3 क्या हो जाएगा आपके पास 3, विच क्लियरली शोज दैट के जो ऑप्शन है वो आपके पास बी करेक्ट है। p की वैल्यू किसके बराबर आ रही है हमारे पास 3 के। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहे हैं द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ एनी वेक्टर a बाय इटसेल्फ। a को a से ही मल्टीप्लाई करके दिखा दें सर, ठीक है कर देते हैं, लेकिन क्रॉस मल्टीप्लाई, a को a के साथ ही क्रॉस करना है, ठीक है लिखते हैं। फॉर्मूला है इसका पहले वेक्टर का मैग्नीट्यूड, दूसरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और साथ में लगता है साइन थीटा। हाँ थीटा क्या लें सर, भाई दोनों वेक्टर्स जो हैं a, एक वेक्टर a ये रहा, एक वेक्टर a को दोबारा ड्रॉ कर दो सीधे हम सामने, फिर से आएगा आगे। तो भाई वेक्टर a जो है आप कितनी दफा भी ड्रॉ कर दो डायरेक्शन तो सेम रहने वाली है ना यार। अगर डायरेक्शन सेम रहने वाली है इसका मतलब द एंगल बिटवीन दीज वेक्टर्स आर गोइंग टू बी 0। ये दोनों एक सेम डायरेक्शन में रहेंगे, पैरेलल रहेंगे एक दूसरे के साथ। साइन 0 जब आप निकालते हो कैलकुलेटर में तो आंसर आता है हमारे पास 0। आंसर अगर हमारे पास 0 आ गया तो इसका मतलब ओवरऑल आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास 0, which shows that option C is correct. Question 19 कह रहे हैं ड्यूरिंग कॉम्पटन इफेक्ट। कॉम्पटन इफेक्ट में एक्चुअली होता क्या है, हम लोग एक फोटोन को, एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ वाले फोटोन को, जिसकी एनर्जी हमारे पास E हो सकती है, जिसकी वेवलेंथ हमारे पास लैम्डा हो सकती है, और फ्रीक्वेंसी क्या होती है न्यू, इसको हम लोग आपके पास टारगेट करते हैं कार्बन ब्लॉक के ऊपर, जिसमें जाके ये कोलाइड करता है सिंपली एक इलेक्ट्रॉन के साथ जो कि रेस्ट में होगा, ठीक है। और जिसकी वजह से होता है क्या, ये इलेक्ट्रॉन भी मूव करने लग जाता है, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन भी मूव करने लग जाता है, थोड़ी सी एनर्जी गेन कर लेता है। वो एनर्जी आती कहां से है, वो एनर्जी आती है हमारे पास इस फोटोन से। इस फोटोन ने अपनी एनर्जी लूज करी, किसको ट्रांसफर कर दी, इलेक्ट्रॉन को, वो मूव करने लग गया और खुद
ये फोटोन आपके पास स्कैटर हो गया, ठीक है, इसे कहते हैं कॉम्पटन स्कैटरिंग। और अगर आप गौर से देखो मैंने वेव का शेप ही चेंज कर दिया, क्यों? क्योंकि जब ये इलेक्ट्रॉन स्कैटर हुआ तो हुआ क्या, इसने अपनी एक्चुअली कुछ एनर्जी इम्पार्ट कर दी थी इस इलेक्ट्रॉन को। अगर एनर्जी इम्पार्ट कर दी तो इसका मतलब क्या हुआ, एनर्जी अगर इस वेव की कम हुई तो इसकी फ्रीक्वेंसी पे भी फर्क पड़ना चाहिए, इसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी हमारे पास कम, जबकि वेव लेंथ जो कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है वो क्या हो जाएगी हमारे पास ज्यादा, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पे जो एनर्जी आएगी वो कम हो जाएगी, बट जो वेवलेंथ आएगी वो ज्यादा हो जाएगी, और जो फ्रीक्वेंसी आएगी वो क्या हो जाएगी हमारे पास कम। क्योंकि देखो अगर हम एनर्जी का रिलेशनशिप बनाते हैं तो एक तो होता है एच न्यू और दूसरा होता है हमारे पास एच सी ओवर लैम्डा, तो जिसका मतलब अगर एनर्जी कम हो रही है तो फ्रीक्वेंसी भी कम हो रही है, बट वेवलेंथ क्या हो रही है हमारे पास इंक्रीज। तभी आप देखें मैंने वेव को स्ट्रेच करके ड्रॉ कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे आप करेक्ट ऑप्शन की तरफ जाते हैं, ये पूछ रहे हैं फ्रीक्वेंसी का क्या होगा, तो भाई फ्रीक्वेंसी हमारे पास क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है, किसकी, स्कैटर्ड फोटोन की, जो ये स्कैटर हुआ फोटोन है। 120 कह रहे हैं ड्यूरिंग कॉम्पटन्स इफेक्ट द वेवलेंथ ऑफ स्कैटर्ड फोटोन, जो फोटोन है स्कैटर हुआ हुआ उसकी वेवलेंथ पे क्या फर्क पड़ता है। देखो कॉम्पटन इफेक्ट में होता क्या है, कॉम्पटन इफेक्ट में हम लोग क्या करते हैं, एक फोटोन है सिंपल सा, ये फोटोन आपके पास कार्बन ब्लॉक के ऊपर इंसिडेंट होता है जहां पे वो जाके टकराता है कैसे इलेक्ट्रॉन से जो रेस्ट में होगा, ठीक है। अब इस वक्त इस फोटोन की जो एनर्जी है जब इंसिडेंट हम करवा रहे हैं वो है ई, लेट से वो बराबर है एच न्यू के या फिर एच सी ओवर लैम्डा के, यानी कि उसकी एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी भी है और पर्टिकुलर वेवलेंथ भी है। होता क्या है जब ये फोटोन जाके टकराता है इस इलेक्ट्रॉन से, इलेक्ट्रॉन को चला देता है, इलेक्ट्रॉन चलने लग जाता है, हमारे पास कुछ एनर्जी ले लेता है इलेक्ट्रॉन, और वो एनर्जी आती कहां से है, वो एनर्जी आती है हमारे पास इस वेव की एनर्जी अपनी ही कम हो जाएगी जो कि इलेक्ट्रॉन को जाएगी। अब अगर एनर्जी कम हो गई है तो इसका मतलब इसकी फ्रीक्वेंसी भी क्या हो जाएगी हमारे पास कम, सही है जी। फ्रीक्वेंसी क्यों कम हो जाएगी हमारे पास, जस्ट ऐसे, अच्छा जी। तो आपके पास अगर हमारे पास ये फोटोन स्कैटर हुआ, इसने अपनी एनर्जी दे दी इलेक्ट्रॉन को, तो इसकी एनर्जी थोड़ी सी पहले के मुकाबले में क्या हो गई, कम। अगर एनर्जी कम हुई है तो लुक एट दिस फॉर्मूला, फ्रीक्वेंसी भी क्या हुई होगी हमारे पास कम, ठीक है। अगर एनर्जी कम हो रही है तो फ्रीक्वेंसी भी कम, बट लुक एट दिस फॉर्मूला अगेन, वेवलेंथ क्या हो जाएगी हमारे पास ज्यादा, क्योंकि ये है इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो आपके पास स्कैटर्ड फोटोन की जो वेवलेंथ होती है वो क्या हो जाती है हमारे पास इंक्रीज, दैट्स व्हाई द करेक्ट ऑप्शन इज ए। 121 कह रहे हैं कॉम्पटन शिफ्ट इन वेवलेंथ इज मैक्सिमम। कॉम्पटन शिफ्ट जो आती है वेवलेंथ के अंदर वो क्या होती है, पहले तो ये देख लें। देखें नॉर्मली क्या होता है कि एक्सरे का फोटोन होता है जिसकी एनर्जी फॉर एग्जांपल है आपके पास ई, उसकी फ्रीक्वेंसी है न्यू और उसकी वेवलेंथ है लैम्डा। इसको हम लोग एक कार्बन ब्लॉक के ऊपर आपके पास इंसिडेंट करते हैं जहां वो जाके टकराता है किसी इलेक्ट्रॉन से जो कि रेस्ट में रखा हुआ है वहां पे, ठीक है। और वहां पे उसके साथ कोलाइड करने के बाद उसको अपनी एनर्जी देता है जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन चलना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। और खुद क्या होता है, खुद आपके पास स्कैटर हो जाता है, अपनी एनर्जी कम हो जाती है, थका हारा निकल जाता है। जब उसकी अपनी एनर्जी कम हो गई तो एनर्जी कम जो हुई है उसका मतलब क्या हुआ, एनर्जी कम होने की वजह से उसकी फ्रीक्वेंसी भी क्या हुई है कम। बट चूंकि एनर्जी और वेवलेंथ एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं तो आपके पास वेवलेंथ क्या हो गई, इंक्रीज हो गई, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी कम और वेवलेंथ इंक्रीज। अब ये जो वेवलेंथ पे चेंज आता है इस चेंज को ही हम लोग कहते हैं कॉम्पटन शिफ्ट। ये चेंज हमारे पास कहलाता है कॉम्पटन शिफ्ट। अच्छा जी, अगर ये चेंज कॉम्पटन शिफ्ट है तो इसको निकालने का जो फॉर्मूला है, वेवलेंथ के चेंज को निकालने का जो फॉर्मूला है वो बराबर है आपके पास h अपॉन एम नॉट सी, जो कि कांस्टेंट वैल्यू है, h भी प्लैंक्स कांस्टेंट है, m नॉट है रेस्ट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, c है स्पीड ऑफ लाइट, ऑल ऑफ दीज वैल्यूज आर कांस्टेंट वैल्यूज। आगे बचता है हमारे पास 1 माइनस cos थीटा, दिस इज द फॉर्मूला फॉर कॉम्पटन शिफ्ट। अब ये कह रहे हैं मैक्सिमम कब होगी, आओ जरा एक एक करके डिग्रीज पे चेक कर लेते हैं, ऐसे अगर समझ नहीं आ रहा। जब मैं cos 0 पुट करता हूं, cos 0 बराबर होता है 1 के, सर 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, ये पूरा आंसर 0 हो जाएगा। इसका मतलब सर वेवलेंथ में चेंज ही नहीं आएगा अगर 0 डिग्री होगा तो हमारे पास, बिल्कुल सही बात। अगर मैं 90 डिग्री पुट करता हूं, cos 90 बराबर होता है हमारे पास 0 के, ठीक है। cos 90 है 0 तो ये फैक्टर बच जाएगा 1। हाँ अब काम का है हमारे पास बी ऑप्शन के अंदर अगर हम देखें तो ए ऑप्शन में तो हमारे पास टोटल आंसर हो गया था 0, वो तो हो ही नहीं सकता। बी ऑप्शन जब मैंने लगाया तो बी ऑप्शन के अंदर मेरे पास जो टोटल आंसर बन के आ रहा है cos 90 जब मैं पुट करता हूं तो cos 90 होता है 0 के बराबर, पीछे बचता है 1, सिर्फ और सिर्फ क्या बच जाएगा हमारे पास h अपॉन एम नॉट सी, ठीक हो सर। सी ऑप्शन 180 डिग्री,
cos 180 डिग्री बराबर होता है -1 के, 1 माइनस माइनस 1 हो जाएंगे 2 प्लस होने के बाद, तो इक्वेशन बच जाएगी 2h/m0c। ठीक है, तीसरे में कह रहे हैं 270 डिग्रीज। अब अगर आपको cos ऑफ 270 डिग्री याद है तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं याद तो कोई बात नहीं, आप जाके कैलकुलेटर से फाइंड आउट कर लो। cos 270 भी बराबर है 0 के, अगर वो 0 के बराबर है तो फिर वही बी ऑप्शन यानी कि 90 डिग्री वाला सीन बन जाएगा और वो हो जाएगा h/m0c। अब आप देखें सबसे बड़ी वैल्यू किस में आ रही है, तो 0, ये तो कट गया। h/m0c है 2h/m0c, जिसका न्यूमरेटर बड़ा सर वो वैल्यू बड़ी, तो इसका मतलब करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारे पास, ऑप्शन सी। ठीक है जी। अच्छा नेक्स्ट कह रहे इन कॉम्पटन्स इफेक्ट द स्कैटर्ड फोटोन हैज, स्कैटर्ड फोटोन के साथ क्या हुआ है देखते हैं। कॉम्पटन इफेक्ट में होता है कि एक फोटोन उठाते हैं, उस फोटोन को जिसकी एनर्जी ई होती है, और वो ई या तो एच न्यू के बराबर भी लिख सकते हैं या एच सी ओवर लैम्डा के बराबर भी लिखी जा सकती है आपके पास। दोनों से फर्क क्या पड़ता है, एनर्जी किस पे डिपेंड करती है, डायरेक्टली फ्रीक्वेंसी पे, और इनवर्सली किस पे डिपेंड करती है, वेवलेंथ पे। यानी कि फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो एनर्जी बढ़ेगी, फ्रीक्वेंसी कम होगी तो एनर्जी कम होगी। इसी तरह से वेवलेंथ बढ़ेगी तो आपके पास एनर्जी बढ़ेगी, और वेवलेंथ कम होती है तो आपके पास एनर्जी भी क्या हो जाती है, कम। ठीक है, इसको उठा के हम कार्बन ब्लॉक के ऊपर आपके पास क्या करते हैं, इंसिडेंट करवाते हैं, जिसकी वजह से एक रेस्ट इलेक्ट्रॉन के ऊपर जाके वो टकराती है और वो उस इलेक्ट्रॉन को चला देती है। यानी कि इसने अपनी एनर्जी इस इलेक्ट्रॉन को दे दी और इलेक्ट्रॉन टकराने के बाद चलने लग गया। अब हुआ क्या, अगर इस वेव ने अपनी एनर्जी इलेक्ट्रॉन को दी है तो वेव बेचारी की अपनी एनर्जी क्या हो जाएगी, कम। अगर अपनी एनर्जी कम होती है तो उसका मतलब क्या हुआ, एनर्जी अगर कम हो रही है तो सर फ्रीक्वेंसी भी क्या हो रही है, कम, बट वेवलेंथ क्या हो रही है, इंक्रीज। नाउ लुक फॉर द बेस्ट ऑप्शन कि भाई आपके पास स्कैटर्ड फोटोन जो स्कैटर्ड हो गया, जो आगे जा रहा है हमारे पास से टकराने के बाद, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या हुई है सर, उसकी फ्रीक्वेंसी छोटी हुई है और वेवलेंथ बड़ी हुई है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, स्मॉलर फ्रीक्वेंसी एंड ग्रेटर वेवलेंथ, which means that option B is going to be correct one. Okay, next 123 they are saying in Compton scattering from stationary electrons the frequency of the emitted light is independent of, independent का मतलब किस पे डिपेंड नहीं कर रही। आओ जरा देखते हैं ये भी। देखो कॉम्पटन स्कैटरिंग में क्या होता है, आपके पास एक फोटोन एक्सरे का उठाते हैं हम लोग, जिसकी एनर्जी होती है ई, उसकी फ्रीक्वेंसी होती है न्यू, और उसकी वेवलेंथ होती है हमारे पास लेट्स से लैम्डा। वो जाके टकराता है एक रेस्ट इलेक्ट्रॉन के ऊपर, और मजे की बात उससे टकराने के बाद उसको धक्का दे देता है और उसको चला देता है। यानी कि इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन कर लेता है हमारे पास। अगर इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी गेन कर ली तो ये एनर्जी कहाँ से आई, वेव से। वेव बेचारी की एनर्जी कम हो गई, जिसकी वजह से वेव स्कैटर होके कम एनर्जी के साथ मूव कर रही है। कम एनर्जी का मतलब कम एनर्जी हो गई तो फ्रीक्वेंसी भी कम हो गई, लेकिन वेवलेंथ क्या हो गई हमारे पास, ज्यादा। इस तरह से मूव करती हुई हमारे पास ये वेव आगे बढ़ती, ये है स्कैटर्ड फोटोन। सही है। अब स्कैटर्ड फोटोन के बारे में क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं इन कॉम्पटन स्कैटरिंग फ्रॉम स्टेशनरी इलेक्ट्रॉन्स द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इमिटेड लाइट, ये जो इमिटेड लाइट है, ये जो हमारे पास स्कैटर होकर बाहर आ रही है, इस लाइट की जो फ्रीक्वेंसी है वो किस पे डिपेंड कर रही है। फ्रीक्वेंसी जो बेचारी कम हुई है ये किस पे नहीं कर रही, सॉरी किस पे डिपेंड नहीं कर रही, इंडिपेंडेंट किससे, आओ देखते हैं। पहले बोला फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट, भाई इस पे तो डिपेंड करेगी ना यार, जितनी ज्यादा ये होगी ये भी उतनी ज्यादा होगी, बस थोड़ा सा फर्क पड़ेगा उस पर हमारे पास। या फिर हम ये कह सकते हैं कि भाई जो इनिशियल फ्रीक्वेंसी हमारे पास थी, ऑब्वियस सी बात है उसी का एक फंक्शन होगा फाइनल फ्रीक्वेंसी भी, उसी से थोड़ी सी कम होगी वैल्यू आई होगी। बी यानी कि ए तो नहीं हो सकता, ए भी तो डिपेंड कर रही है। बी कह रहे स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रॉन, द स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रॉन, अच्छा जी, एंड द स्कैटरिंग एंगल, सॉरी यहाँ पे एक छोटा सा चीज चेंज कर लें, एंड द स्कैटरिंग एंगल, स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रॉन एंड द स्कैटरिंग एंगल। ये कैसे, इलेक्ट्रॉन की जो स्पीड है, इलेक्ट्रॉन अगर तेजी से मूव कर रहा है इसका मतलब इलेक्ट्रॉन ने ज्यादा एनर्जी ले ली, और वेव बेचारी की एनर्जी बहुत ही कम हो गई होगी, जिसका मतलब उसकी फ्रीक्वेंसी भी बहुत कम हो गई होगी। तो कहीं ना कहीं इस पर भी डिपेंड कर रहा है, ये भी इंडिपेंडेंट नहीं कर सकते इससे। सी में कह रहे हैं इलेक्ट्रॉन रिकॉइल एनर्जी, ये जो इलेक्ट्रॉन ये जो रिकॉइल किया, ये जो यहाँ से भागा है, यहाँ से जो टकराने के बाद गया ये आगे, इसमें कितनी एनर्जी होगी, भाई इसमें जो एनर्जी आई वो आई कहां से, वेव से आई है। तो इसका मतलब आपके पास टकराने के बाद वाली फ्रीक्वेंसी कहीं ना कहीं इसकी एनर्जी पे भी डिपेंड कर रही है कि भाई इसने कितनी गेन कर ली है। तो इसका मतलब ऑप्शन क्या बच गया मेरे पास, ले देंगे नन ऑफ द अबव। 124 पहले तो टॉपिक जज करते हैं सवाल का, क्या है, अ ट्यूनिंग फोक हैविंग अ फ्रीक्वेंसी, डेटा बना लेते हैं साथ साथ। तो सवाल में भाई न्यूमेरिकल है, आपके पास क्या है फ्रीक्वेंसी जो है वो कितनी आ गई है 512 हर्ट्ज,
ठीक है। आगे कह रहे हैं प्रोड्यूस्ड अ वेव ऑफ 20 सेंटीमीटर, वेवलेंथ आ गई हमारे पास जो कि है आपके पास 20 सेंटीमीटर, जो कि मुझे डिवाइड करना लाजमी है, 100 से डिवाइड करूंगा तो ये आ जाएगी हमारे पास मीटर्स में। ठीक है भाई। आगे कह रहे हैं व्हाट इज द कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर, वेलोसिटी निकाल के दिखाओ। मेरे ख्याल से इससे ज्यादा आसान सवाल आप लोगों के लिए नहीं होगा, आप खुद भी समझ सकते हो कि कौन सा फॉर्मूला इसमें लगने वाला है, बहुत ईजी है, मुझे डेटा देखते ही समझ में आ जाता है। दैट इज गोइंग टू बी v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दो बस दोनों को उठा के। एफ कितना दिया हुआ है आपको यहाँ पे, फ्रीक्वेंसी दी हुई है 512, लैम्डा आपको दिया हुआ है 0.2। ठीक है, दोनों की वैल्यू जैसे मैंने पुट करके मल्टीप्लाई किया तो आंसर मेरे पास निकल के आ जाता है 102.4 मीटर पर सेकेंड। नाउ दिस इज योर करेक्ट ऑप्शन। बट ऑप्शन देखें तो सर ऐसा तो कोई लिखा ही नहीं है, तो नियरेस्ट पे जाओ। नियरेस्ट हमारे पास क्या हो जाता है फिर इसका, ले देखिए हमारे पास ऑप्शन सी 125। कह रहे हैं वेलोसिटी ऑफ रेडियो वेव्स इज 3 एक्सपोनेंट 8 मीटर पर सेकेंड। ये आ गया। फाइंड द वेवलेंथ, क्या फाइंड करना है, लैम्डा फाइंड करना है हम लोगों ने इसमें, ऑफ द वेव हैविंग फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी हमारे पास आ गई एफ, किलोहर्ट्ज में आई है। फ्रीक्वेंसी अगर किलोहर्ट्ज में है तो किलो को कैसे हटाएंगे सर, किलो का मतलब होता है 1000, तो आप डायरेक्टली इसको कैसे मल्टीप्लाई कर दोगे उठा के 1000 से, दैट विल बिकम 500,000, या हम सिंपली 5 एक्सपोनेंट 5 भी लिख सकते हैं हर्ट्ज। ठीक है, अब आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछिए वेवलेंथ। वेवलेंथ का जो फॉर्मूला होता है बेटा, वेवलेंथ का फॉर्मूला अगर हम v इज इक्वल टू एफ लैम्डा से बनाए तो वो हो जाता है हमारे पास v ओवर एफ। ठीक है भाई, v हमें कितनी गिवन है यहाँ पे, अगर हम सवाल देखते हैं वो हमें गिवन है 3 एक्सपोनेंट 8, सही है। और फ्रीक्वेंसी की तरफ अगर जाओ तो फ्रीक्वेंसी हमें सवाल में दी हुई है इन लोगों ने 500 किलोहर्ट्ज। ठीक है जी, जो कि हो जाती है 5 एक्सपोनेंट 5, सही है। तो अब इसको भी डिवाइड करते हैं अगर हम लोग, तो फाइनल आंसर जो मेरे पास वेवलेंथ का आ रहा है वो आ रहा है 600 मीटर्स। तो द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट 126 में कह रहे हैं अ ट्यूनिंग फोक प्रोड्यूस्ड अ साउंड वेव ऑफ वेवलेंथ। अब हमें सबसे पहली चीज जो गिवन है दैट इज वेवलेंथ लैम्डा 68 सेंटीमीटर। मुझे ऐसा यूनिट में काम करना चाहिए, मैंने 100 से डिवाइड कर दिया, ये वो बन गई 0.68 मीटर्स। आगे कह रहे हैं इफ द वेलोसिटी ऑफ द साउंड, v बता दिया, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ द साउंड इज 340 मीटर पर सेकेंड। ठीक हो गया। क्या कह रहे हैं व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी, f निकाल के दिखाएं। तो भाई मुझे डेटा देखते ही मुझे समझ में आया कि सबसे आइकॉनिक तरीन आसान तरीन फॉर्मूला इसमें लग रहा है v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। आओ यहाँ से f निकाल लेते हैं, हो जाएगा v ओवर लैम्डा। v हमारे पास जो गिवन है वो है 340, ठीक है, और लैम्डा हमारे पास कितना है 0.68। जैसे आप इन दोनों को डिवाइड करते हो तो आंसर विल बिकम 500, और फ्रीक्वेंसी का यूनिट होता है हर्ट्ज। ठीक है, तो आपके पास इसका ले दे के आंसर हमारे पास क्या आ गया, ऑप्शन बी विच इज 500 हर्ट्ज। (127) Sound waves of wavelength lambda travel from a medium in which their velocity is v into a medium in which their velocity is 4v। मान लेते हैं भाई यहाँ पे वो वेव पहले ट्रेवल कर रही थी, सही है, यहाँ पे इस वेव की वेलोसिटी थी v और इसकी लैम्डा कितना था, यानी कि वेवलेंथ कितनी थी आपके पास लैम्डा। ठीक है, यहाँ से फॉर एग्जांपल ये किसी और रीजन में एंटर हो गया, किसी और जगह पे एंटर हो गया, किसी स्पेशल कंपार्टमेंट में एंटर हो गई वेव, कुछ भी हो गया, मीडियम चेंज हुआ। अब यहाँ जाके इसकी वेलोसिटी कितनी हो चुकी है हमारे पास 4v, यहाँ पे इसकी स्पीड तेज हो गई है, तो सर लैम्डा पे क्या फर्क पड़ेगा। आओ देखते हैं v और लैम्डा का आपस में क्या ताल्लुक है। v और लैम्डा का आपस में ताल्लुक है फ्रीक्वेंसी के साथ रिलेट करता हुआ v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। यहां से मुझे पता चलता है भाई स्पीड और वेवलेंथ एक दूसरे के साथ लीनियर रिलेशनशिप पे है, यानी कि जितना स्पीड को बढ़ाओगे उतनी ही वेवलेंथ बढ़ेगी, ना स्क्वायर पावर है ना रूट है ना कुछ है, तो उतनी ही वेवलेंथ बढ़ेगी। इसका मतलब अगर स्पीड 4 गुना बढ़ रही है तो वेवलेंथ भी कितनी बढ़ जाएगी हमारे पास 4 टाइम्स। तो आपका जो ऑप्शन है वो कितना हो जाएगा हमारे पास, ऑप्शन बी विच इज 4 लैम्डा। 128 they're asking the speed of propagation of a wave is given by speed of a propagation of a wave। सर इनमें से तो कोई भी फॉर्मूला नहीं पढ़ा हुआ हमने जो पढ़ा हुआ है वो है v is equal to f lambda। बट ये जो फ्रीक्वेंसी यहाँ गिवन है ये फ्रीक्वेंसी रेसिप्रोकल होती है टाइम पीरियड का, जिसकी वजह से आपके पास फॉर्मूला बन के आ जाएगा 1/t मल्टीप्लाई बाय लैम्डा। नाउ लुक फॉर दी ऑप्शन, या फिर हम इसको और कैसे लिख सकते हैं, आपके पास सिंपली आप ऐसे लिख दें लैम्डा अपॉन टी, तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास हो जाता है ए बी सी डी में से उठा के ऑप्शन डी। ठीक है,
129 कह रहे हैं व्हाट वुड बी द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इफ वी डबल द मास एंड रेडियस ऑफ द प्लेनेट। अरे रेडियस से क्या फर्क पड़ रहा है, ये बड़ा चक्कर है। आओ जरा सर निकाल के देखते हैं। देखो वेट का जो फॉर्मूला है, वेट का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, सिंपली mg, एक्चुअल वेट एक बॉडी का mg। अब ये कह रहे हैं बताओ अब कितना हो जाएगा, मैं कहता हूं w डैश हो जाएगा। कब, जब मास कितना कर दिया आपने, डबल, डबल का मतलब 2m कर दिया, और रेडियस प्लेनेट का डबल कर दिया। ये सर क्या करें, रेडियस का क्या सीन है बेटा। देखो रेडियस जो है प्लेनेट का वो एक्चुअली आपके पास इंपैक्ट करता है जी की वैल्यू को। अब अगर हम देखें जी का जो फॉर्मूला होता है, जो हम लोग किसी भी अर्थ या सॉरी किसी भी प्लेनेट के लिए जी की वैल्यू निकालते हैं, वो निकालते हैं बाय दिस फॉर्मूला, कैपिटल जी एम ओवर कैपिटल आर का स्क्वायर, जिसमें एम होता है मास ऑफ दैट पर्टिकुलर सरफेस और आर होता है रेडियस ऑफ दैट पर्टिकुलर सरफेस। ठीक है, अब यहां पे मैं चाहूं तो इस जी की जगह मैं क्या पुट कर सकता हूं, मैं ये पुट कर सकता हूं कैपिटल जी एम डिवाइडेड बाय, अब जो इन्होंने बोला क्या बोले, रेडियस भी कितना हो गया, डबल हो गया, तो यहाँ क्या लगेगा हमारे पास फिर 2r का स्क्वायर। ठीक है बेटा, अब आओ जरा तो थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। ये होता है 2m एज इट इज रहा, यहाँ पे हो जाएगा कैपिटल जी एम डिवाइड में बन जाएगा 4r स्क्वायर। ठीक है, 2 1 से 2, 2 2 से 4, सही है। तो आपके पास इक्वेशन क्या बच गई, m एज इट इज, ये 1/2 में बाहर निकाल लेता हूँ, आगे gm ओवर आर स्क्वायर बचा। सर gm ओवर आर स्क्वायर तो एक्चुअली बराबर है अर्थ वाले g के, तो ये हो गया हाफ mg, और ये जो mg है सर ये बराबर था एक्चुअल वेट के। तो अब जो आपका वेट हो चुका है वो कितना हो चुका है हमारे पास, वो पहले के मुकाबले में हमारे पास सिर्फ और सिर्फ हाफ रह गया है। तो करेक्ट ऑप्शन व्हाट वुड बी, इट वुड बी ऑप्शन बी। 130 they are saying if the diameter of the earth becomes 2 times, आज अर्थ इतना बड़ा है, ठीक है, ये उसका डायमीटर है, लेट्स से कल एकदम से अगर ऐसा हो जाए डबल हो जाए इसका डायमीटर। देखो डायमीटर डबल होने का मतलब क्या है, अर्थ का डायमीटर अगर डबल हो रहा है पहले के मुकाबले में, तो आसान सी बात में इसका रेडियस भी डबल हो रहा है। पूछ कह रहे हैं एंड इट्स मास रिमेन्स अनचेंज, मास पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, देन हाउ वुड द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ वुड बी अफेक्टेड। आज मैं इस वाली जगह पे एक ऑब्जेक्ट को रखता हूं जिसका वेट कितना है mg, सही है। अब उसी को उठा के यहां रख देते हैं, उसका वेट अब कितना होगा w डैश, लेट से मास चेंज नहीं किया उन्होंने कहा, g चेंज हुआ है। g जो चेंज होता है तो g की वैल्यू हम कैसे निकालते हैं, g की वैल्यू किसी भी सरफेस पे निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है कैपिटल जी m डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, इसमें कैपिटल G इज द यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ठीक है, और इसकी वैल्यू हमारे पास होती है 6.67 एक्सपोनेंट माइनस 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय केजी स्क्वायर। m होता है मास ऑफ दैट पर्टिकुलर सरफेस और r होता है रेडियस ऑफ दैट पर्टिकुलर सरफेस। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दे आर सेइंग रेडियस डबल हो गया, तो आप बताएं वेट पे क्या फर्क पड़ेगा। अगर रेडियस डबल हो गया तो मैं g की जगह एक काम करता हूं, g का फॉर्मूला पुट कर देता हूं। g का फॉर्मूला हमारे पास है कैपिटल जी m ओवर आर स्क्वायर, r की जगह क्या आ जाएगा, अब हमारे पास रेडियस चूंकि डबल हो चुका है तो हम लिख देंगे 2r और उस पर लग गया स्क्वायर। 2 का स्क्वायर होता है 4, 4 को बाहर निकाल लेते हैं, अंदर बच जाएगा m और यहां से बच जाएगा कैपिटल जी m ओवर आर स्क्वायर। ठीक है, अब इसी को सॉल्व कर लें, जी एम ओवर आर स्क्वायर, सर अभी तो आपने बताया ये बराबर है स्मॉल जी के, तो इक्वेशन बन जाएगी 1/4 mg, और mg जो है वो एक्चुअली था एक्चुअल वेट बॉडी का हमारी। तो w डैश यानी कि जब हमारा जो प्लेनेट है वो डबल हो जाएगा रेडियस में अपने, तो हमारा जो वेट है वो 4 गुना क्या हो जाएगा आपके पास कम। तो आपके पास ऑप्शन क्या बच जाता है लेके हमारे पास यहाँ पे 130 का ऑप्शन सी।